अरे ट्रांसपेरेंट अगर वोट होता तो सुप्रीम कोर्ट का जज ये थोड़ी बोलता था कि फेयर इलेक्शन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये निर्णय लिया ना कि 2013 में कि भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं, इससे फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद ही तो उन्होंने वीवीपैट का निर्णय लिया। पर वीवीपैट के बाद में भी उनका निर्णय ये था कि जो चिट्ठी निकलेगी वो चिट्ठी की गिनती नहीं होगी। मतलब जो अगर समझो पहला, ये तो दोनों पार्टियां जूनी है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी है अपनी कांग्रेस, और हमारी जो बची हुई क्षेत्रीय पार्टी है जो सेकंड रनअप रहती है वो तो कभी इसके लिए खिलाफ बोलती ही नहीं। क्योंकि अभी हमारे वरिष्ठ का मीडिया के जो राहुल जी पाल है उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ मामला है इस मामले में, जबकि क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म करने का मुख्य कारण है। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो प्रोफेसर प्राचा जी हैं और हमारे जो इनका भानु प्रताप सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट है, उन्होंने काफ़ी सुंदर ये निर्णय लिया कि भाई इसके ऊपर आंदोलन होना चाहिए। अभी 2009 में मैंने जो नाम बताया सुब्रमण्यम स्वामी और लाल कृष्ण आडवाणी, अगर आप देखोगे कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में जितने भी विकासशील देश हैं उसमें ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है, उधर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो आज वो प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो 2009 या 2012 में उनका इंटरव्यू था, क्यों नहीं उसको लागू करते? प्रधानमंत्री आज इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है, पहले गुजरात के सीएम थे। इतने बड़े गरिमा वाले पद पे बैठने वाला व्यक्ति कि वो आपकी हार की बौखलाहट है। आप हारने के बाद में आरोप लगाते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे सर, मैं ये पूरे होशो आवाज़ में कहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से इलेक्शन ले ले, चुनाव ले ले, तो मैं ये कहता हूँ 50 से भी ज़्यादा सीट नहीं आएंगी। महिलाएं उनसे जितनी भी महिलाएं वो परेशान है, किसान परेशान है। आप देख लीजिए, एक एक लेते हैं हम लोग। किसानों का देखो आंदोलन 1 साल से चल रहा है। जो अन्नदाता हमें अनाज देता है उसके लिए इस तरह से, मतलब ये तो बहरम जैसा, ये सरकार कौन सी, ये सरकार माई बाप होनी चाहिए। ये सरकार क्या करिए, बहरम जैसा उनके लिए कांटों का बिस्तर बिछा रही है, उनको धुएं का बम गोले फेंक रही है। और इस तरह से जो किया जा रहा है, ये देश में जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा की गारंटी चल रही है, पर्चा छप रहे हैं, अखबारों में एडवर्टाइजमें आ रहा है। अभी हमारे राहुल जी पाल जी ने कहा ना, अगर गारंटी होती तो युवाओं को जो बोला था कि भाई रोजगार मिलेगा 2 करोड़ हर साल मिलेगा, इस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, 15 लाख लोगों के अकाउंट में आने चाहिए थे। एक भी गारंटी उनकी नहीं है। नया उसमें अमित शाह हमारे जैसे युवाओं को मजा लेते, ये कहते कि भाई वो तो जुमला था। मतलब इनका जो मैनिफेस्टो होता है वो क्या जुमला होता है? जो उनका मैनिफेस्टो होता है उसमें तो उन्होंने काम किया है, मंदिर बना दिया उन्होंने। अगर मंदिर बना भी दिया है तो उन लोगों के लिए मंदिर बना दिया भाई जो मंदिर जाएंगे। हम जैसा आदमी तो सुबह उठेगा, हमको तो पता है भाई हमारा तो सुबह का और रात का जो चूल्हा जलेगा वो हमारी नौकरियों से जलेगा, हमें तो उसकी ज़्यादा चिंता है। 80 करोड़ लोगों को तो अनाज फ्री दे रही सरकार सर, 5 किलो प्रति महीना। अभी मुझे पता चला है कि 80 करोड़ को जो गेहूं दे रही है। अब मुझे आप बताइए कि ये देश में शहरों में ज़्यादातर लोग रहने लगे, गाँव में जो किसान रहता है उनके पास तो अनाज खुद है, और शहरों में जिनके अनाज की बात आप कर रहे हो 5 किलो गेहूं देती है। अब मुझे बताओ महीने भर में 5 किलो गेहूं हो सकेगा? मैं खुद है, मेरे परिवार में मेरी बीबी है, मैं हूँ और मेरा भांजा रहता है, हमको खुद 8 किलो लगता है। जब मेरे जैसे छोटे परिवार में 8 किलो गेहूं लगता है तो 5 किलो गेहूं का करूँगा क्या मैं? तो ये सोचने वाली बात है। ये इनकी जो नीतियाँ है, ये सारी की सारी नीति फेल हो चुकी है, और इनको पता है कि ईवीएम से जीत के आते हैं, इसके लिए इस तरह से वो छाती सीना खोल के चलते हैं और अपनी बात रखते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है ईवीएम को लेकर, यह जन आंदोलन क्यों नहीं बन रहा है? सिर्फ चंद लोग आंदोलन कर रहे हैं, आम आदमी क्यों नहीं जुड़ रहा है इसमें? सर, उसका मुख्य कारण ऐसा है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील हैं जिन्होंने निर्णय लिया, अब लखनऊ के भी बैच ने लिया और कुछ महाराष्ट्र के भी जो हमारे हाई कोर्ट के वकील है उन लोगों का जो निर्णय आ रहा है कि भाई नहीं, हम लोगों को एकजुट आना चाहिए। इससे कैडराइज हो रहा है लोगों में अंदर, ये जो जानकारी है जो ईवीएम के बारे में वो धीरे धीरे जा रही है। धीरे धीरे इसको जन आंदोलन करेंगे। वोट ईवीएम से पड़े या बैलेट पेपर से पड़े, ये तो तय चुनाव आयोग करेगा ना, आम आदमी कैसे तय कर सकता है? आप जो विरोध कर रहे हैं। अरे आप बोल रहे हो चुनाव, अरे चुनाव आयोग तो खुद भ्रष्ट है। आप देखो कि ये पूरा देश जानता है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना पार्टी थी वो बाला साहेब ठाकरे की पार्टी थी, वो पार्टी उनके बेटे की है। वो तो उन्होंने ऐसा किया कि भाई इन्होंने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार लगाया, जिनके ऊपर ईडी सीडी के आरोप लगे, ईडी और सीडी उनके घर बैठने वाली थी, एक ही रात में वो क्या करते हैं 50-50 लाख में एमएलए बेचते हैं और उनको पार्टी मिल जाती है। वही एनसीपी के साथ हुआ। माननीय शरद पवार जी के भतीजे अजीत दादा ने इस तरह का काम किया। तो आप देख सकते हो चुनाव आयोग तो खुद ही भ्रष्ट है, वो खुद ही नहीं कर। सर, क्या लग रहा है बीजेपी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है? सब पार्टियों के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, संख्या बढ़ गई उनके वहाँ पे विधायकों की, सांसदों की। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका कुनबा बढ़ गया है और उनका कुनबा घट रहा है, क्योंकि समाज इस बात को जान रहा है कि ईवीएम में
जो चुनाव आयोग ने भी जो डिसीजन दिया 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट रहा, तो उसमें ये निर्णय खुला तौर पे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया कि चुनाव आयोग इस बात का डिसीजन लिया, 56C 56D का भी कानून बनाया कि अगर चुनाव होते हैं तो उसमें सेकंड नंबर पे जो रहेगा रनर पर वही रिकाउंटिंग की मांग कर सकता है। तो ये आर्टिकल जो संविधान में जो सभी को अधिकार देता है, तो यानी थर्ड पोजीशन पर जाने वाला या फोर्थ पोजीशन पर जाने वाला, क्या वो रिकाउंटिंग की मांग नहीं कर सकते हैं क्या? यानी उनके जो हक है, जो आवाज़ है, उनकी तो बंद कर दी जाती है। इस तरीके कानून पारित किए जाते हैं और चुनाव आयोग इस तरीके का निर्णय लेता है। आखिरकार दलित घोड़े पे चढ़ी क्यों रहा है? वो हाथी पे क्यों नहीं चढ़ रहा है? हाथी हमारा प्रतीक है, घोड़ा तो साला इनका प्रतीक है। तो गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि घोड़ा यहाँ का नहीं है, घोड़ा यूरोप का है। जब अलेक्जेंडर जब लड़ाई करने आया, मैं वो घोड़े की बात कर रहा हूँ। अभी मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लोगों ने हेलीकॉप्टर में बारात लेके जानी चाहिए, हाथियों पे बारात लेके जानी चाहिए, घोड़ा छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में अम्बेडकर भवन में। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो महाराष्ट्र से आए हैं। वो ईवीएम को लेकर भी आंदोलन करने आए थे यहाँ पर, लेकिन पुलिस ने आंदोलन नहीं करने दिया था। इस विषय पे हम बात करेंगे। राकेश जी, क्या लगता है ईवीएम को लेकर जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, क्या दिक्कत लगती है आपको ईवीएम में? देखिए, हमको ईवीएम के बारे में अगर बोलना है तो हमें शुरुआती से हमें पता होना चाहिए कि ईवीएम कभी शुरू हुआ। अगर आप देखोगे तो माननीय काशीराम साहब का एक नारा था कि देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिसके वजह से इस जो चुनावी जो उनका वाक्य था, उस वाक्य ने पूरे देश में जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी दी। आप देख सकते हो कि बिहार में लालू जी बढ़े, उत्तर प्रदेश में खुद मुलायम सिंह यादव जी बढ़े, बीएसपी खुद बढ़ी, महाराष्ट्र में भी जो क्षेत्रीय दल पार्टी थी वो बढ़ी। ये सारी चीज़ें देख के जो भी राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियाँ थी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये उनको महसूस हो गया कि भाई ये आने वाले समय पे ये क्षेत्रीय पार्टी हम लोगों से भी मजबूत पार्टियाँ बन सकती है इस देश में। इसके लिए उन्होंने ईवीएम के मुद्दे को लाया। ईवीएम का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने लाया, जो 2004 और 2009 के इलेक्शन में उन्होंने उस मशीन का पूरा उपयोग किया। इस मशीन के माध्यम से वो ज़्यादा परसेंट नहीं, एक 1% to 2% का ही ये हेराफेरी करते, परंतु वो करते हैं। 2009 में जब उन्होंने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो सीनियर लीडर थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो मुख्य, आभास हुआ कि इसमें फ्रॉड होता है, या उसमें उनको आभास हुआ कि इसमें फ्रॉड होता है, इसलिए उन्होंने पिटीशन डाला। जो सुप्रीम कोर्ट के पास था वो केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उस पर निर्णय लिया गया है अलग अलग तरीके से, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी और साउथ के हमारे लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, ये दोनों ने मिलकर पिटीशन डाला। इस पिटीशन के माध्यम से 2013 को निवडणूक आयोग ने ये कहा, जो चुनाव आयोग है उसने ये कहा कि भाई ये फेयर इलेक्शन नहीं है, परंतु 2014 का और 2014 का जो इलेक्शन का पीरियड है वो काफ़ी कम समय का पीरियड है, तो इस बार हम लोग ईवीएम के तहत ही इलेक्शन लेंगे। और चुनाव आयोग ने अलग अलग तरह के अलग अलग राज्य में कहा कि भाई अगर हम बैलेट पेपर से अगर चुनाव में जाते हैं तो बैलेट पेपर से काफ़ी पर्यावरण की हानि होती है, जैसे झाड़ काटे जाते हैं, कागज बनते हैं उससे। अगर कागज़ बनते हैं तो मेरा प्रश्न एक और निर्माण होता है कि पूरे देश भर में जो हमारी लाइट बिल होता है, लाइट बिल भी तो कागज़ पे आता है, हर महीने आता है, हर महीने आता है एक कागज़। 12 अगर आप 12 महीने लोगे तो 12 कागज़ आता है, और ये तो 5 साल में एक बार होता है। अगर 12 गुणे अगर आप 5 साल करोगे तो ये कितने तो भी कागज़ यूज़ होते हैं। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, जिनके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं? जो हार जाते हैं चुनाव में, वो आंदोलन क्यों नहीं कर रही हैं? ये कैडराइज का मुद्दा है। जो भी हमारी क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी में इस विषय पे उनको जानकारी दी नहीं जाती है। इस विषय पे उनके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बोलते हैं तो उनका एमएलए एमपी कहाँ बोलेगा, उनका ग्राम पंचायत का आदमी कहाँ बोलेगा? ये विषय पे तो सामाजिक आदमी उठा सकता है। अभी आपने मुझे प्रश्न किया, मैं एक सामाजिक संगठन में काम करता हूँ तो मैं बेड लीडर करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आने वाला जो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है देश में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर के आए हैं वो कहते हैं कि एक चाय बेचने वाले का बेटा भी लोकतंत्र में जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। कुछ भी कहते हैं, उनके कहने से क्या आज तक किसी चीज़ का बजट पारित किया उन्होंने? किसी चीज़ का फैसला, डिसीजन सामूहिक तौर पे लिया गया? नहीं लिया गया, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि हम लोग जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार मोदी है, ये बार बार जो नारे पे बदले जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सारे डिसीजन लिए जाते हैं और कुछ नहीं है। अरे सर, मंदिर बन गया, लाखों लोग मंदिर में जा रहे हैं, उनके भक्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा। बीजेपी की संख्या जो विधायकों की बढ़ रही है, सांसदों की बढ़ रही है। नहीं, मंदिर से अब अच्छे युवाओं को क्या मिलने वाला? मंदिर से भगवान नहीं चाहिए। अगर देश को बचाना है, देश को आगे ग्रोथ करना है, तो उसकी देश की आर्थिक पोजीशन सुधारनी पड़ेगी। अरे सर, एक महीने में 100 करोड़ रुपए का दान गया है अयोध्या में। पैसे वाले लोग हैं देश में, पैसे वाले लोग हैं, सरकार भी दे रही इस चीज़ के लिए। जो सरकार को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिस जीत कर चुनाव ने, अगर यहाँ पे पोजीशन है, हिंदू राष्ट्र बनेगा।
हिंदू राष्ट्र बनेगा वो बनाने के लिए कुछ भी कहें। हिंदु राष्ट्र था क्या? हिंदू राष्ट्र की क्या क्या परिभाषा दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से आपको? नहीं, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि हिंदू राष्ट्र बनने से क्या क्या परिभाषित हुआ, देश को क्या मिलने वाला है, लाभ क्या है? क्या लाभ मिलेगा, क्या उसकी परिकल्पना होगी? राम राज्य ला रहे हैं योगी जी। राम राज ला रहे हैं, कब से चिल्ला रहे हैं राम राज, कभी ला पाए राम राज? तो देखो परिवर्तन हो गया ना उत्तर प्रदेश में। कुछ नहीं हुआ है। महिलाएं राम राज आने सुरक्षित से हैं। परिवर्तन हुआ? किसानों का आंदोलन चल रहा है, यानी 22 तारीख को वो उन्होंने तो आंदोलन जीवी हैं। 22 तारीख का उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा किया। हाँ। अगर सवाल हम लोग करें तो बहुत सारे लोगों को धार्मिक भावनाएं आस्था है, आस्था है क्योंकि ना। आस्थाएं लोगों की मजबूत नहीं है, दिमाग या माइंडलिटी इतनी मजबूत नहीं है, कैपेसिटी कि हमारे लोग अपनी माइंड को मजबूत करके किसी चीज़ को सुन सकें। देश के सभी लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक राजनीति अलग होती है, एक धर्म नीति अलग होती है। जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य के जो लोग, जो ऋषि मुनि थे, वो आए नहीं उस मंदिर में। तो मंदिर का अर्थ क्या है? और इन्होंने जो कहा था रोजगार, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं मोदी है मुमकिन है, वो बात सही है आपकी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हर साल कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इस हिसाब से 20 करोड़ देंगे। ये अपनी बात को नहीं रख पाए, पर राम मंदिर के बाद में लोगों ने तो इनको 100 करोड़ दे दिया। ये 2 करोड़ नहीं दे पाए, पर लोगों ने इनको 100 करोड़ दे दिया। अब वो 100 करोड़ का कम से कम तुम कुछ ग्रोथ वाला बिजनेस तो ले आओ, जिससे लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। धर्म को मजबूत कर रही है सरकार, दिक्कत क्या आप? अरे देखो, धर्म अगर मजबूत होता है, जिस देश में धर्म मजबूत होता है वहाँ बेरोजगार की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि धर्म की बातें बेरोजगार लोग ज़्यादा करते हैं। रोजगार आदमी क्या करता है, सुबह 10 बजे निकलेगा, शाम को 8 बजे आएगा, और जब वो 8 बजे आएगा तो इतना थका होगा कि वो घर में रहेगा। और जो बेरोजगार रहेगा, उसके पास कुछ काम नहीं रहेगा, तो वो इनके ही नारे लगाएगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारे लगाए जा रहे हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। अरे तो ये नारे तो माननीय काशीराम ने भी लगाए थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में हो गया जय श्री राम। और जब हवा में जय श्री राम को किया था तो उत्तर प्रदेश का विकास आप देखो। अब लग रहे हैं मरे मुलायम काशीराम, आ गए जय श्री राम। अभी उनकी भी देखो हालत, वो भी कहीं ना कहीं मरने के इस पे आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बोला। वो तो कहते थे कि भाई आप तपस्वी लोग हैं, आप कुछ मत कीजिए, गाय का मूत्र पीजिए। अब उनको भी गाय का मूत्र पीना चाहिए, तो वो क्यों जा रहे हैं अस्पताल में? जिन्होंने कहा ऐसा, हाँ उनकी बात करो जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैंने वो स्टेटमेंट सुना है उनका अच्छे से। तो ऐसा है कि भाई इसमें हम लोग जो जितने भी युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, हमको तो मंदिर में जा रहा है बहुत। अब देखो जो युवा जा रहा है, महाराष्ट्र से आए हैं लोग, दान दिया है बहुत ज्यादा। नहीं देखो सर, ये आस्था का विषय। कौन लोग है फिर? सर आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो एक धर्म नीति है। जिनको धर्म से प्यार है उनको करने दीजिए। हम लोग राजनीति और समाज नीति लोग करने वाले लोग हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब हमें रोजगार मिलेगा, क्योंकि जब हमें रोजगार मिलेगा, अच्छी पगार मिलेगी तो हम बच्चों को अच्छे स्कूल में जाएंगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस पर बढ़ेगा। हमें अच्छा पता है, क्योंकि देखो अगर भारत का इकोनॉमी ये कहता है कि मैं अगर दिन में 2300 का कैलोरी खाना चाहता हूँ, तो मुझे कम से कम मेरी इनकम की आय कम से कम पर दिन 1000 रुपये होनी चाहिए। अब मुझे वो नौकरी 1000 रुपये वाली लगनी चाहिए, तो मेरा फायदा है। अरे सर, मोदी जी ने तो पैर धोए सफाई कर्मियों के भी उत्तर प्रदेश में, सबको साथ लेकर चल रहे हैं मैं वो। प्रांतवाद करूंगा नहीं, पर मैं ये कहूंगा कि 6 बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के उन्होंने गुजरात ले गए। 6 बड़े जो गुजरात मॉडल है ना, गुजरात मॉडल है। अभी गुजरात कौन सा मॉडल है कि बस वो बड़ोदरा से अहमदाबाद का रोड दिखा देते। अगर आप गुजरात के अलग गाँव में जाइए, गुजरात मैं गया हूँ गुजरात, बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ छोटा। तो मैं जब सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद जाता हूँ, तो उस गांव के बाद में जब मैं दूसरे जगह कच्छ की तरफ जाता हूँ, तो देखता हूँ कि कोई विकास नहीं है। विकास नाम की चीज ही नहीं है, कोई चिड़िया ही नहीं है। वहाँ पे दलितों को घोड़े नहीं चढ़ने देते। एक मामला अभी आ गया इसी महीने में, प्रकाश में शादी हो रही थी। राजस्थान की एक मामला है जो अभी आपने भी गुजरात की गुजरात के मामला है कि अभी उनको घोड़े पे चढ़ने नहीं दिक्कत है घोड़ी से अपर कास्ट के लोगों को। अभी देखो ये बात है कि घोड़ा यहाँ का नहीं है, घोड़ा ये है यूरोप का है। जी, मेरा नाम नीलेश भारती है। कहाँ से आप? जी, मैं फ्रॉम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। आप तो वहाँ तो घास की रोटी खाई जाती है उत्तर प्रदेश में, तो जहाँ से आप आते हैं। ऐसा नहीं है कि घास की रोटी खाई जाती है। अरे भैया, वहाँ लोग मर गए भूखे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ भी मुद्दा बनाते हैं या कुछ भी कह देना हर एक उचित नहीं है। कुछ एक्सप्रेस वे बना रही है सरकार, योगी सरकार एक्सप्रेस वे बना रही है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रही है, तो जिसके पास साधन होगा, साधन तो वही चलाएगा ना। सारे लोग, जिसके पास साधन ही नहीं है तो क्या चलेगा रोड पर? ये तो वहाँ भी जो जातिवाद है, हाईवे पर चढ़ेंगे तो आपके चलान काटे जाएंगे। हाँ, बाइक वाला नहीं जा सकता। जातिवाद है भी है, क्योंकि
अब आंदोलनकारी लोग जागृत हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर बहुजन आकर। कभी सत्ता में आएंगे लग रहा है, बहन जी के अलावा तो लोग जो है आ ही नहीं रहे हैं सत्ता में। बिल्कुल आएंगे, सत्ता में भी आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इलेक्शन को लेकर के जो भ्रष्ट तरीके से इलेक्शन हो रहा है और चुनाव आयोग इस बात का डिसीजन नहीं दे रहा है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन बनाने वाली बहुत सारी मशीनरी है उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं और उसमें सारा इनको एक प्री प्लान से ये लोग सिस्टम से काम कर रहे हैं। और हम लोगों को भी ये सिस्टम से काम करना पड़ेगा और हम इनके रणनीति को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों का समाधान होगा।